चलो, तो संडे है तो रिवीजन कर लीजिए। लूसेंट में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री जो है कंप्लीट कर लिए हैं। एंशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास। फिर उसके बाद मध्यकाल का इतिहास जो है, मध्यकालीन इतिहास आगे पढ़ना है हमें, और फिर आधुनिक इतिहास। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया हिस्ट्री को। तो प्राचीन इतिहास को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत बार रिवाइज करा दिया गया है वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, अरण्यक के बारे में। ये सब कंप्लीट हो चुका है और बार बार रिवीजन इसका करा दिया गया है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म हम लोग बहुत सारा देख चुके हैं, बहुत बार वीडियो में। फिर इसके बाद हर्यक डायनेस्टी, बृहद्रथ वंश था। फिर इसके बाद हर्यक डायनेस्टी, फिर इसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश और कंड वंश। जहाँ तक हो गया था हम लोगों को, रिवीजन भी कर चुके हैं हम लोग। फिर इसके बाद विदेशी आक्रमणकारी को पढ़े। विदेशी आक्रमणकारी में हिंद यूनान, इसके बाद शक, पहलव, कुषाण, ये भी देख चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग कुछ शैव धर्म के बारे में जाने, विष्णु धर्म के बारे में जाने, वह था कुछ इस्लाम धर्म के बारे में, और फिर ईसाई धर्म के बारे में, वह नहीं हुआ था फारसी धर्म के बारे में। ये सब जान चुके हैं हम लोग। फिर इसके बाद हम लोग वंश के बारे में कुछ पढ़े थे आगे, जो कौन कौन सा था, ब्राह्मण वंश, शुंग वंश, पांडव वंश, सातवाहन वंश। नहीं लगा था खला। तो ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसका रिवीजन भी किया जा चुका है। पिछले जब आप जाइएगा वीडियो में तो उसमें जो रिवीजन लिखा होगा उसको देखिएगा, अच्छी तरीक़े से रिवीजन हो जाएगा। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं जो अभी 7 दिनों में हुआ है पढ़ाई उन डायनेस्टी का, ठीक है। क्योंकि बार बार है कि रिवीजन अच्छा नहीं है, घर पर कीजिएगा या उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम रिवीजन वहाँ तक करेंगे जहाँ पहले नहीं किया जा चुका है। जैसे पुष्यवृत्ति वंश का रिवीजन हो चुका था, पहलव वंश का हो चुका था कि नहीं हुआ था। पल्लव वंश का एक पहलव विदेशी आक्रमणकारी था, ये पल्लव है, हो गया था पल्लव वंश का। चलिए, और चालुक्य वंश हो गया था, चालुक्य हो गया था, एक बार हुआ था राष्ट्रकूट। चलिए, तो हम आज रिवीजन करने वाले हैं कहाँ से, चालुक्य वंश से। कहाँ से करेंगे, चालुक्य वंश से, ठीक है। चोल वंश का तो हो गया था, चोल चेर पांडव का हुआ था, पिछले जाकर वीडियो में देखिएगा। या हम लोग स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से ही, ठीक है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश से वाकाटक का हो गया था। वाकाटक के संस्थापक कौन हो जाएंगे, हमारा था उलट जुबू कि थम उलट जुबू, बिन दे सकती, ठीक है। इसके पूर्वज जो थे सतवाहनों के अधीन थे। तो वाकाटक राजवंश से हम रिवीजन करते हैं, ठीक है। कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, वाकाटक राजवंश से रिवीजन कर रहे हैं। चलिए, तो वाकाटक राजवंश के संस्थापक बोला जाएगा तो कौन थे, बिंद शक्ति। और इनके पूर्वजों की बात की जाएगी तो किसके अधीन थे, सतवाहनों के अधीन थे, ठीक ना। बिंद शक्ति के बाद इनका एक लड़का होता है, कौन सा, प्रवरसेन प्रथम। और प्रवरसेन प्रथम के समय में ही हमारा जो ये साम्राज्य था, कौन साम्राज्य, वाकाटक साम्राज्य 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा, एक प्रधान या मुख्य शाखा और एक होता है हमारा वासीय शाखा, ठीक ना। वासीय या कौन सा एक और था, वसीय या प्रधान शाखा और वासीय या वार्षगुल्म, ठीक ना। ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। प्रधान शाखा के अगर बोला जाए तो प्रधान शाखा जो था उसके प्रमुख राजा कौन कौन से थे, तो बताया गया था रुद्रसेन, प्रभावती गुप्ता किसकी लड़की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। और प्रभावती गुप्ता का 2 लड़का था, कौन कौन, दामोदर सेन और दिवाकर सेन।
ये दोनों छोटे छोटे थे और इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम क्या था? रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, तब इनके बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, तब यहाँ पर शासन जो होती है कौन संभालती है? प्रभावती गुप्त के संरक्षण में चलता है यहाँ पर प्रधान सखा कुछ दिनों तक। तो रुद्रसेन प्रथम हो जाएगा, प्रभावती गुप्ता हो जाएगा, प्रवरसेन द्वितीय हो जाएगा, नरेंद्र सेन हो जाएगा, पृथ्वीसेन द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, विवाह यहाँ पर रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, बताया गया था ये लोग। और ये बताया जाता है कि ये वंश जो था वह काटक और गुप्त के बीच जो रिलेशन था उनके लिए स्वर्ण युग था। कैसा था? गोल्डन ईयर नहीं, क्योंकि प्रभावती गुप्त किस वंश से रिलेटेड थी? गुप्त से। और ये वकाटक में राज कर रही थी, तो वकाटक और गुप्त साम्राज्य का गोल्डन ईयर जो था किसके शासनकाल को कहा जाता है? प्रभावती गुप्ता के शासनकाल को कहा जाता है। ये इन दोनों का, गुप्ता और वकाटक का गोल्डन ईयर, दोनों का स्वर्ण काल, ठीक है। दोनों में रिलेशन अच्छा था। गुप्ता की साम्राज्य की लड़की जो है वकाटक की बहू यहाँ पर शासन संभाल रही थी। ठीक है, इसके बाद जो होता है प्रभावती गुप्त के बाद इसका एक पुत्र जो होता है दामोदर सेन। दामोदर सेन, दिवाकर सेन बताया गया था। दामोदर सेन जो होता है वह शासन संभालता है प्रवरसेन द्वितीय के नाम से। प्रवरसेन द्वितीय के नाम से जो होता है वो क्या करता है? अपना शासन संभालता है। क्या समझ में? अब हम लोग उसको देखते हैं वसीय सखा की, तो उसके संस्थापक कौन हो जाएगा? प्रवरसेन प्रथम के लड़का सर्वसेन। प्रवरसेन प्रथम के लड़का सर्वसेन जो होगा क्या हो जाएगा? वसीय या वशगुल्म सखा की क्या हो जाएगा? संस्थापक हो जाएगा। ठीक है, और इसने कहाँ वत्सगुल्म नामक स्थान पे क्या करता है? वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना करता है। वत्सगुल्म कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के अकोला जिला में। महाराष्ट्र के अकोला जिला में। पश्चिम शाखा के कौन कौन था? सूर्यसेन हो जाएगा, विंध्य शक्ति द्वितीय, जैसे विंध्य शक्ति स्टार्टिंग में था संस्थापक, अब सर्वसेन हो जाएगा संस्थापक इसके, फिर इसके विंध्य शक्ति द्वितीय हो जाएगा, और फिर प्रवरसेन द्वितीय और हरिसेन। प्रवरसेन द्वितीय और हरिसेन। वकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना किया था। बताया गया था प्रवरसेन द्वितीय जो होता है क्या करता है? सेतुबंध की रचना करता है, लेकिन इसमें कुछ अशुद्धियाँ या कुछ सुधार जो है कौन करता है? कालिदास। ठीक है, बताया गया था ना, प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में कालिदास भी थे, और वहाँ पर एक और उन्होंने काव्य लिखा था, महाकाव्य लिखा था, जिसको बोलते हैं मेघदूत। मालविका अग्निमित्र भी किसका लेखक है? कालिदास का लेखन है। तो सेतुबंध जो होता है प्रवरसेन द्वितीय रचना करता है, तथा सर्वसेन जो होता है हरि विजय नामक, हरि विजय कौन लिखता है? सर्वसेन, जो वत्सगुल्म या वासीय सखा के संस्थापक था। सर्वसेन हरि विजय लिखता है, और वो जो होता है सेतुबंध लिखता है कौन? प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय कौन था? दामोदर सेन, प्रभावती गुप्ता के पुत्र। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में कुछ दिनों तक रहे थे। सेतुबंध में संशोधन किया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया था? मेघदूत लिखा था। ये वैदर्भी शैली में लिखा गया है। मेघदूत किस शैली में लिखा गया है? वैदर्भी। एक विदर्भ अगर वर्ड है विदर्भ, तो विदर्भ जो है महाराष्ट्र से कनेक्ट कीजिएगा, ठीक ना। इन लोगों का शासन जो था महाराष्ट्र की तरफ चल रहा था, और विदर्भ एक टीम है महाराष्ट्र की। वकाटक नरेश जो थे कौन से धर्म को मानते थे? तो ब्राह्मण धर्म को मानते थे, और भगवान शिव और विष्णु को। ठीक है, अजंता का 16वां एवं 17वां गुफा जो है वकाटकों के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ है। फिर अरे तेरी, चलिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे?
पुष्यभीति या वर्धन वंश। पुष्यभीति को क्या बोलते हैं? वर्धन वंश। क्या बोल? मैत्रक बाद पढ़ लीजिए। चलिए, पुष्यभीति या वर्धन वंश। तो गुप्त वंश के पतन के बाद जो होता है कौन सा वंश? कौन सा वंश? बहुत सारे राजवंशों का उत्पन्न होता है, जैसे मैत्रक, मौखरी, ठीक है, पुष्यभूति, परवर्ती और गौड़। तो मैत्रक जो होता है गुजरात में, मैत्रक कहाँ पर होता है? गुजरात में। मौखरी कहाँ पर? मगध और कनौज। मगध और हाथ पेंट करे खातिर गइल बा। मगध और कनौज। फिर परवर्ती गुप्त एक होता है मालवा, एमपी और बिहार में। फिर इसके बाद गौड़, बंगाल में, ठीक है। तो ये राजवंश जो होते हैं गुप्ता वंश के बाद ये एक्टिव होते हैं। गुप्त वंश के शासकों का क्रम बताया गया है। गुप्त वंश के शासकों का क्रम बोलिए एक बार। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, और फिर इसके बाद समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और अंत में विष्णुगुप्त। तो घरे जा, विष्णु जी के पूजा करो। भगवान विष्णु के कितने अवतारों को बताया गया है? 10 अवतार। 10 अवतार। मत्स्य, वराह का, कछुआ का, नरसिंह अवतार, ये सब था ना। तो गुप्त वंश के खत्म हो जाने के बाद, इनकी शक्तियाँ कमज़ोर होने के बाद, तो ये सभी जो है डायनेस्टी भारत में एक्टिव होती है। मौखरी, फिर इसके बाद परवर्ती, फिर इसके बाद मैत्रक जो गुजरात में एक्टिव था, ठीक है। फिर इसके बाद गौड़, जहाँ का शासक था शशांक, और कटवाया था बौद्ध वृक्ष को। पुष्यभूति वंश के संस्थापक हो जाएंगे कौन? पुष्यभूति। और पुष्यभूति की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, जो कि अभी कहाँ पर है? हरियाणा, कुरुक्षेत्र, ठीक है। आगे देखिए, प्रभाकर वर्धन इस वंश के क्या थे? स्वतंत्र संस्थापक। प्रभाकर वर्धन इस क्या थे? और प्रभाकर वर्धन के कितने लड़के? कौन कौन सा लड़का? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। इसमें बड़ा कौन था? राज्यवर्धन। बड़ा कौन था? छोटा कौन था? राज्यवर्धन गद्दी हासिल करना चाहता था, राजा बनना चाहता था? नहीं चाहता था। और न ही हर्षवर्धन चाहता था। वो चाहता था कि बड़ा है तो बड़ा शासन करे, लेकिन वो चाहता था कि मैं नया हर्षवर्धन बने। देख रहा है इतना कितना प्रेम बताया गया था ना यहाँ पर, इन दोनों भाइयों में कितना प्रेम था। और वहीं हम लोग देखते हैं हर्यक वंश, वो अपने पिता को मारा था, वो अपने पिता बिंबिसार जो था, बिंबिसार को मार दिया अजातशत्रु को मार दिया उदयन। तो यहाँ पर पिता को हत्या करके शासन संभाल रहे थे, शासन पर बैठ रहे थे, सत्ता पर बैठ रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रेम देखते हैं पुष्यभूति वंश में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राजश्री को जो बंदी बना लिया जाता है, राजश्री का विवाह कहाँ पर हुआ था? कनौज के ग्रह वर्मा से, ग्रह वर्मा से हुआ था। लेकिन यहाँ पर ग्रह वर्मा कनौज पर अधिकार करने के लिए यहाँ पर गौड़ वंश के क्या हो रहा है बार बार? तो हम लोग देखें कि कनौज पर जो थे, कनौज पर अधिकार करने के लिए गौड़ वंश के जो बंगाल में एक्टिव था शशांक और देवगुप्त, जो किस वंश से संबंधित थे? देवगुप्त। तो देवगुप्त और शशांक ये दोनों जो होता है अटैक करता है, क्या कर रहा है लाइट?
तो शशांक और देवगुप्त जो होता है किस पर अटैक करता है? कनौज पर, और ग्रह वर्मा को मार देता है। और यहाँ पर राजश्री को क्या कर लेता है? बंदी बना देता है। अब ये बात जो होती है राजवर्धन को पता चलता है, तो राजवर्धन आता है और किसको मार देता है? देवगुप्त को मार देता है। और देवगुप्त का बदला लेने के लिए, अपने दोस्त का बदला लेने के लिए शशांक जो होता है राजवर्धन को मार देता है। अब बोला जाता है कि धोखा से मार दिया था। और फिर हर्षवर्धन तब क्या करता है? अपना गद्दी संभालता है पुष्यभूति वंश का। और फिर जो होता है वो शशांक पर अटैक करता है, और कहीं कहीं बोला जाता है कि मार देता है, और कहीं कहीं बोला जाता है कि हरा देता है। ठीक है। और अंतिम तौर पर कनौज और इधर हरियाणा थानेश्वर दोनों पर अधिकार हो जाता है पुष्यभूति वंश का। और बारी बारी से यह भी अपनी बहन से शासन करवा रहा था। उसकी बहन भी शासन कर रही थी राजश्री, और ये भी कर रहा था बारी बारी से। तो देख रहे हो इनमें फैमिली में कितना ज़्यादा प्यार। और इनके जो पिता थे कौन थे? प्रभाकर वर्धन। उनकी माता कौन थी? यशोमती। तो बताया जाता है कि राजवर्धन के मौत के बाद यशोमती यहाँ पर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है, और उसी के लिए यशोमती जो होती है सती प्रथा कर लेती है। और यहाँ पर राजश्री भी जलने वाली थी, सती प्रथा करने वाली थी, लेकिन उसको रोक लेता है हर्षवर्धन। ऐसा में फिर हर्षवर्धन जो होता है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा के रूप में उभर कर सामने आता है, और ये नीचे दक्षिण की तरफ जाता है अटैक करने के लिए। तब तक मिल जाता है इसको कौन? पुलकेशिन द्वितीय। किस वंश से संबंधित है? थप्पड़ बर्फ खींच के नहीं। चालुक्य के वातापी के, चालुक्य के वातापी वंश से संबंधित है ये पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय के पिता कीर्तिवर्मन। ठीक है। तो यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय जो होता है इनको हरा देता है। ठीक है। नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ था ये। रसायन में कुछ ये पुष्यभूति वंश में सब दिया है, इस तरीके से पढ़िएगा तो इसमें समझ में आएगा। बताया जाता है कि ह्वेनसंग जो चीनी यात्री था किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। राजवर्धन की मृत्यु कब हो जाती है? 606 ईस्वी में, याद रखिएगा। 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन जो होता है थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है, एक छोटा बच्चा, ठीक ना, 16 साल में। उसके बाद उतना देख लिया कि माँ मर गई, पिता मर गए, उसके बाद बड़ा भाई उसका राजवर्धन मर गया, उसकी बहन कैद में है, और ये सत्ता संभालता है। ठीक है। और हर्ष जो होता है शशांक को क्या करता है? पराजित करता है, और कनौज पर अधिकार करता है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच अभी बतानी है नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ था, और कौन हारा था? हर्षवर्धन। पूरी इनका घमंड जो था चूर हो गया था, क्योंकि उस समय पुलकेशिन द्वितीय भी क्या था? शक्तिशाली शासक था। बताया जाता है कि हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से बलपूर्वक क्या प्राप्त किया था? भगवान बुद्ध की दांत। भगवान बुद्ध की दांत तोड़ के प्राप्त किया था कश्मीर के शासक से, मतलब बलपूर्वक। ठीक है। बताया जाता है कि हर्ष के समय प्रयाग में हर एक 5 साल में क्या होता था? एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। क्या बोला जाता था? महामोक्ष परिषद। और ह्वेनसांग जो था 6वां समारोह में शामिल हुआ था। और बताया जाता है कि ये हर्षवर्धन के शासन काल से ही क्या हुआ था? कुंभ मेला की शुरुआत। ठीक ना। आगे देखिए, बाण भट्ट जो थे किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट। और उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बुक की रचना किया है, और बार बार यह क्वेश्चन बनता है, हर्षचरित्र और कदम्बरी। हर्षचरित्र और हर्षचरित्र में किसके बारे में वर्णन किया गया है? हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है। और एक है कदम्बरी। तो इन दोनों की रचना जो है कौन किया है?
बाणभट्ट, बाणभट्ट ये क्या है? बाणभट्ट। बाण से कदम मारो आ गिर जाए तो क्या हो जीव? खुश जीव। बाण से क्या मारो गिर जाए तो क्या हो जीव? खुश। तो कदम बरी क्या याद रखिएगा? कदम बरी। खुश हर्ष, हर्ष उल्लास बोलता है ना, हर्ष। तो हर्ष कदम, कदम बरी और हर्षरित किसने लिखा है? बाण, बाणभट्ट, हर्षरित और कदम बरी लिखा है। बाणभट्ट के गुरु कौन थे? तो भरचू, भरचू, भरचू क्या हो जाएंगे? बाणभट्ट के गुरु हो जाएंगे। फिर बताया गया है कि यहाँ पर हर्षवर्धन ने भी 3 गो बुक लिखा था। प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नगानंद। नगानंद, प्रियदर्शिकी, प्रियदर्शिका और रत्नावली। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नगानंद। लेकिन कहीं कहीं बोला जाता है कि ये यहाँ पर ये हर्षवर्धन नहीं लिखा था। ये कुछ रुपया देकर पुरस्कार दिखवा कर लिखवाया था। किससे? धावक से। किस कवि से? धावक से लिखवाया था। हर्ष को क्या बोला जाता है? भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट की बात की जाती है तो कौन? हर्षवर्धन। लेकिन बोला जाता है कि ना ये कट्टर हिंदू था और ना ही ठीक ना, मतलब ये जो था कट्टर हिंदू नहीं था और ना ही सारे देश का शासक था। हर्षवर्धन के अधीन शासक जो थे महाराज या महासमंत कहलाते थे। बताया गया था यहाँ पर इसके प्रांत को भुक्ति कहा जाता था और भुक्ति के शासक राजस्थानीय, ऊपरी या राष्ट्रीय कहलाता था। ग्राम की शासन सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम के शासन को क्या बोला जाता था? ग्रामा छपटलिक, ग्रामा छपटलिक। पुलिस कर्मियों को चाट और भाट कहा जाता था। दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के क्या होते थे? अधिकारी होते थे। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं और हर्ष के समय याद रखिएगा कि मथुरा जो था हर्षवर्धन के समय कपड़ा उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है। रेशम मार्ग पर सबसे पहले कंट्रोल करने वाला शासक कनिष्क। किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से। कुषाण वंश के संस्थापक पुजुल कड़फिसेस। और ये क्या थे? विदेशी आक्रमणकारी। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में हम लोग देखते हैं फर्स्ट पल्लव। क्या देखते हैं? पल्लव। वो थे पहलव। विदेशी आक्रमणकारी क्या थे? पहलव। और ये है पल्लव, पल्लव, पल्लव। ठीक ना। दक्षिण भारत में पहला हमारा पल्लव। तो बताया गया था कि पल्लव के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। पल्लव के संस्थापक सिंह विष्णु। 575 से 600, 575 से 600। इनकी राजधानी कहाँ थी? कांची। इनकी राजधानी कहाँ थी? कांची। और ये कौन से धर्म को मानते थे? शैव धर्म को। विष्णु धर्म के। सिंह विष्णु लगा हुआ है किस धर्म को? विष्णु धर्म को। सिंह विष्णु जो है एक उपाधि धारण करता है अवनी। कौन सा उपाधि? अवनी उपाधि धारण करता है, अवनी सिंह। और हाँ, मामलपुरम में जो होता है आदि वराह के मंदिर का निर्माण करता है। और ये आदि वराह जो है किस देवता से संबंधित हो जाएंगे? विष्णु जी। वराह अवतार, सूअर अवतार। कीर्तार्जुनियम बताया गया था। कीर्तार्जुनियम के लेखक भारवी। कीर्तार्जुनियम के लेखक कौन? और कीर्तार्जुनियम बुक के बारे में उसी तरीके से बताया गया था कि इस बुक में किसके बारे में उल्लेख है? शिव जी और अर्जुन के बीच एक वार्तालाप होता है। ठीक है। उनके बारे में वर्णन किया गया है कीर्तार्जुनियम में। और कौन लिखा है? तो भारवी। कौन लिखा है? भारवी। पूछेगा किसके दरबार में? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहता था भारवी। ठीक है। सिंह विष्णु। पल्लव वंश के प्रमुख शासक तो महेंद्र वर्मन प्रथम हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय।
बताया गया कि मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन। तो सब बुक एक बार लिखवा दिया जाएगा, जितना भी एंशिएंट हिस्ट्री में हम बुक पढ़े हैं सबको एक बार अच्छी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया था? महेंद्र वर्मन ने। महेंद्र वर्मन शुरू में क्या था? जैन धर्म को मानने वाला था। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन धर्म को मानता था और फिर बाद में जो होता है शैव धर्म बन जाता है। महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है, निर्माण पल्लव राजा किसने करवाया था? नरसिंह प्रथम। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7 गो। और सबसे बड़ा बोला जाएगा तो युधिष्ठिर। 5 पांडव में सबसे बड़ा कौन? दिमाग जनेगा। 5 पांडव में सबसे बड़ा कौन है भाई? युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर का मंदिर जो है, रथ मंदिर, क्या है सबसे बड़ा? और छोटा कौन है? द्रौपदी का। वतापी कोड या महामल की उपाधि कौन सा शासक धारण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। इसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची में आया था। यहाँ पर ऐसे तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? ह्वेनसांग। लेकिन कांची में बोला जाएगा कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था और उसने लोकादित्य, एकामल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणाभाजन और ये सारी उपाधियां धारण किया था। झाई क्या वाला रह के मृगिया वाला, ये सभी क्या किया था? उन्होंने उपाधियां धारण किया था। और मामलपुरम बताया जाएगा कि गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो था क्या था? विद्या प्रेमी था। क्या था? तो लोकादित्य, एकामल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणाभाजन के बाद एक और उपाधि धारण करता है, कौन सा? विद्या विनीत। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक जो था कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था, ठीक ना। उसने राजाओं में सिंह, अग्रिम प्रिय, शास्त्रों का प्रिय और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण किया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो होता है, कौन कौन सी उपाधि? राजा सिंह, राजाओं में सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त, क्या किया था इन्होंने? उपाधि धारण किया था। उसने कैलाश में कौन सा मंदिर? कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने क्या किया था? कैलाशनाथ मंदिर का। कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय जो होता है कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करता है। एक और 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन हो जाएंगे? हाँ, 10 तो दंडी, याद रखिएगा। 10 दंडी, 10 रुपये का सामान लेगा बोला दंडी मार दिलस के दंडी मार दिलस, ठीक है, याद रखिएगा। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी, 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी हो जाएंगे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे ये। किसके दरबार में? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। और कौन सा ऐसा राजा था जिसको हराया था पुलकेशिन द्वितीय? महेंद्र वर्मन प्रथम। लेकिन उसका बेटा होता है कौन? नरसिंह वर्मन होता है ना उसका बेटा। और वो जो होता है किसको हराता है? पुलकेशिन द्वितीय को। और कौन सा उपाधि धारण करता है? वतापी कोंड और महामल की उपाधि धारण करता है। नरसिंह वर्मन प्रथम, याद है ना। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी। किसके दरबार में? नरसिंह वर्मन द्वितीय के। पल्लव का बोला जाएगा कि अंतिम कौन था? अंतिम कंप वर्मा। पल्लव के अंतिम कंप वर्मा। यहाँ पर पल्लव क्या करने लगे थे? कांपने लगे थे, याद रखिएगा। अंत में क्या करने लगे थे? पल्लव कांपने लगे थे। तो कंप वर्मा क्या हो जाएगा? अंतिम शासक। फिर इसके बाद चोल हम देखते हैं। चोल, चेर, पांडव, बताया 3 गो। चोल, चेर, पांडव। चोल का सिंबल क्या था? बाघ।
चोल का सिंबल क्या था? बाघ। चेर का तीर धनुष और पांडव का मछली, ये सिंबल बताया गया था। चोल जो थे किस पर राज कर रहे थे? तमिलनाडु के ऊपरी भाग में, और तमिलनाडु के निचले भाग में कौन? पांडव। और चेर केरल में चेर राज्य कर रहे थे, था कि नहीं? तो चोल के बारे में हम लोग बढ़ते हैं। तो संस्थापक कौन हो जाएंगे चोल के? थप्पड़ बाजिए। चोल के संस्थापक विजयालय। चोल के संस्थापक गोपी तो पलटना नहीं है। चोल के संस्थापक कौन हो जाएगा? विजयालय। चोल के संस्थापक विजयालय हो जाएंगे, ठीक है। इसकी राजधानी तंजौर या तंजाउर, और तंजाउर के वस्त्रकार कौन हो जाएगा? कुंजर मलन या राजराज पेरुथचन। तंजाउर के वस्त्रकार कुंजर मलन या राजराज पेरुथचन। विजयालय जो था कौन सा उपाधि धारण करता है? नरकेसरी का उपाधि धारण करता है। और निशुम्भ वसुधनी मंदिर का निर्माण जो होता है कौन करता है? विजयालय। विजयालय जो करता है क्या करता है? निशुम्भ वसुधनी देवी का मंदिर का निर्माण करता है। और स्वतंत्र राज्य बोला जाएगा चोले का आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम क्या करता है? स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है इसका बेटा विजयालय के। और पलव पर विजय पाने के बाद आदित्य प्रथम को कौन सा उपाधि दिया गया था? कोदंडराम उपाधि धारण किया गया था। तो कोल्लम में युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने किसको हराया था? प्रांतक फर्स्ट को। प्रांतक फर्स्ट को टकोलम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, राष्ट्रकूट के कृष्ण तृतीय और चोल के प्रांतक फर्स्ट। चोल के प्रांतक फर्स्ट और राष्ट्रकूट के कृष्ण तृतीय के बीच हुआ था टकोलम के युद्ध। और कौन सा ऐसा शासक था चोलों में जो श्रीलंका पर अपना अधिकार जमाया था? राजराज प्रथम जो था किस पर अधिकार जमाया था? श्रीलंका पर। एक जो है माइक वहाँ पर आने दो। राजराज प्रथम क्या करता है? श्रीलंका पर विजय। कनेक्ट है ना? श्रीलंका पर क्या करता है? अपना अधिकार जमाता है, ठीक ना? और यहाँ पर वहाँ के राजा कौन था? महिम फाइव। उस समय राजा कौन था? महिम फाइव। तो भागकर कहाँ पड़ जाता है? भारत श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहण में शरण लेनी पड़ती है उसको। राजराज प्रथम श्रीलंका के जो भी भाग जीता था उसको कौन सा नाम देता है? मुंडी चोल मंडलम। मुंडी चोल मंडलम, ठीक ना? ये क्या करता है? साम्राज्य का नया नाम देता है। और उसकी राजधानी जो था पोलन रुआ को बनाता है। ये जो था कौन सा धर्म को मान्यता था? शैव धर्म। कौन सा धर्म? शैव धर्म। चोल साम्राज्य का बोला जाएगा कि सर्वाधिक विस्तार। चोल साम्राज्य का क्या? सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। किसका? सर्वाधिक विस्तार चोल साम्राज्य के। बंगाल के जो शासक था महिपाल, उसको हराया था कौन? राजेंद्र प्रथम। सुनो, राजेंद्र प्रथम जो होता है महिपाल को हराता है। पाल वंश से रिलेटेड था महिपाल। पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल। पाल वंश पढ़ाया गया है। और पाल वंश के धर्मपाल के बाद मही क्या हो गया? गोपाल रहे। तो बोला नहीं है तो गोपाल। और ये महिपाल भी क्या है? पाल वंश से रिलेटेड है। तो राजेंद्र प्रथम जो होता है क्या करता है? हराता है। प्रकेसरी और राजकेसरी की उपाधि जो होता है कौन धारण करता है?
राजेंद्र द्वितीय, प्रकेसरी और राजकेसरी दो उपाधि जो होता है राजेंद्र द्वितीय उपाधि धारण करता है। और बोला जाएगा कि चोल वंश के अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय। तो राजेंद्र वन जो था महिपाल को हराया था। राजेंद्र द्वितीय जो होता है प्राकेसरी और राजकेसरी। राजकेसरी का उपाधि धारण करता है। और राजेंद्र तृतीय जो होता है चोल वंश के अंतिम शासक होता है। और चोल वंश का बताया जाएगा कि शक्तिशाली राजा राजराष्ट्र चोल वंश के वाला कुछ तरह कारी काल, ये वो अलग है दोनों। ए में ना संगम युग में वो मिलेला तो सन। क्या हो गया, वो चोल वंश नहीं है, हाँ दोनों एक ही है। कारी काल जो हो जाएगा चोल वंश का क्या हो जाएगा, शक्तिशाली शक्तिशाली राजा। चेर का बोलेगा तो सेन गुटवन, और पांडव के नेंदु जेलियन, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। तो एगो बकलोल इसमें शासक था कौन, तुम विक्रम चोल। कौन था, विक्रम विक्रम चोल। क्या करता था वो, टैक्स लेता था किसानों से हाँ। सुखाड़ पड़ गया था, अकाल पड़ा हुआ था, फिर भी वो टैक्स लेकर क्या करता है, मंदिर बनवाता है। कौन मंदिर बनवा रहा था, चिदम्बरम मंदिर, ठीक है। चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाता है वह। और कोलोतुंग सेकंड जो था क्या किया था, विष्णु जी के मूर्ति। हाँ, जो चिदम्बरम मंदिर बनवा रहा था उसमें से विष्णु जी के मंदिर, विष्णु जी की मूर्ति को निकालता है और क्या करता है, फेंकवा देता है। और फिर उसी मूर्ति को जोते हैं कौन, रामानुजाचार्य लाते हैं और तिरुपति मंदिर में उसकी स्थापना करवाते हैं। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारी को पेरुंदरम बोला जाता था। नहीं, ये कहीं कहीं पर सेरुंदरन भी कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य था 6 मंडल में डिवाइड किया गया था। कितने मंडल, 6 वो मंडल में डिवाइड किया गया था। कोट्टम, नाडु, कुर्रम। नाडु के स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था, नाटुर। एक नगर की स्थानीय सभा को, नगर के स्थानीय सभा को नगर ताल कहा जाता था। बिलाल जाति के धनी किसान केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज को अच्छा तरीके से, अच्छा खासा नियंत्रण हासिल किया था ये। और स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की क्या थी, मुख्य विशेषता। मुख्य विशेषता क्या थी, स्थानीय स्वशासन। चलिए, ब्राह्मणों को वैसी भूमि जो बिल्कुल टैक्स फ्री दी जाती थी वो, उसको क्या नाम दिया गया था, चतुर्वेदी मंगलम, चतुर्वेदी मंगलम। और वैसी भूमि जो दान में दी गई थी ब्रह्मदेय, क्या बोला जाता था, ब्रह्मदेय। चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन था, पदाती सेना। चोल वंश के काल में सोने के सिक्का को कलांजू कहा जाता था, कलंजू। तमिल कवियों में जयंगोदर प्रसिद्ध कवि था और ये जो था कलोत्तुंग प्रथम का राज्य कवि था। और उसकी रचना है कलिंग तुपूर्णी, कलिंग तुपर्णी। और बताया गया तमिल साहित्य का त्रिरत्न बताया गया है, कंबन, कंबन, ओट्टिकुट्टन और पुगलेंदी। ये तमिल के कौन हो जाएंगे, कंबन, ओट्टिकुट्टन और पुगलेंदी। कंबन, ओट्टिकुट्टम और पुगलेंदी तमिल साहित्य के क्या हो जाएंगे, ये त्रिरत्न हो जाएंगे। और कन्नड़ के कौन हो जाएंगे, पंप पोन रन, पंप पोन रन। ये क्या हो जाएंगे, कन्नड़ के त्रिरत्न हो जाएंगे। ईशान शिव किसके गुरु थे, राजेंद्र प्रथम के कौन गुरु थे, ईशान शिव। सबसे चोल वंश में महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था, कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम क्या था, महत्वपूर्ण बंदरगाह था। एक बहुत बड़ा गांव जिस पर एक इकाई शासन करता था उसको तनियर कहा जाता था।
क्या कहा जाता था? तनियर कहा जाता था। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में विशाल व्यापारियों का समूह कौन कौन था? तो वलिंजर, नानदैसी एवं मनीम ग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार कहे जाते थे और शिव के उपासक नैनार। शिव के उपासक नैनार और विष्णु के अलवार। तो ये सब जो है पढ़ा दिया गया है, जाके प्रीवियस ईयर के वीडियो को देखिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो को, पीछे के जो भी वीडियो है हमें जाकर सभी वंश को देखिएगा। सभी वंश का नाम लिखा गया है और उस वीडियो के अच्छी तरीके से देखिएगा तो लिखवा कर बोर्ड पर बताया गया है। ये रिवीजन चल रहा है। चलुक्य वंश, तो चलुक्य में 3 को चलुक्य को पढ़े थे, कल्याणी, वतापी, वेंगी। कल्याणी, वतापी और वेंगी, 3 को चलुक्य को हम लोग पढ़े थे। तो कल्याणी के कौन हो जाएगा? तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय जो होगा कल्याणी के चलुक्य के संस्थापक हो जाएगा। इसकी राजधानी होती मान्यखेड़। ठीक है। सोमेश्वर प्रथम जो होता है मान्यखेड़ से राजधानी जो होता है कल्याणी, क्या करता है? कल्याणी। इस वंश का शक्तिशाली बोला जाएगा शासक विक्रमादित्य 6। बताएगा ना, विक्रमादित्य की उपाधि थी और 14 वो राजा विक्रमादित्य धारण किया था। और अंतिम विक्रमादित्य जो होता है हेमू होता है, हेमचंद। बिल्हण या विज्ञानेश्वर जो थे किसके दरबार में? विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। कौन? बिल्हण और विज्ञानेश्वर। बिल्हण और विज्ञानेश्वर जो थे किसके दरबार में? विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। और वहीं पर विज्ञानेश्वर जो है कौन सा बुक लिखता है? मिताक्षरा। कौन सा बुक लिखता है? मिताक्षरा, जो किससे संबंधित है? हिंदू विधि ग्रंथ या गवल्य स्मृति पर। हिंदू ग्रंथ या गवल्य स्मृति पर आधारित होती है। कौन सी हमारी बुक? मिताक्षरा। विक्रमांक देव चरित्र की रचना जो है कौन करता है? बिल्हण। कौन करता है? बिल्हण। तो विक्रमादित्य बताया गया 6 के दरबार में 2 कवि। कौन कौन सा? बिल्हण और विज्ञानेश्वर। विक्रमादित्य, बिल्हण, विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर जो होता है मिताक्षरा करता है रचना और बिल्हण जो होता है विक्रमांक देव चरित्र करता है। फिर इसके बाद चलुक्य वतापी के आ जाते हैं। वतापी के चलुक्य, तो इसके संस्थापक जो होता है कौन होता है? जय सिंह। वतापी के चलुक्य संस्थापक जय सिंह हो जाता है। पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पर जो होता है काफ़ी ज़्यादा प्रमुख शासक हो जाता है। जितेंद्र का मेगुती मंदिर, कौन सी मंदिर? मेगुती मंदिर कौन बनाया था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। बताइए ना, वही पुष्यभूति वंश में चल रहा था। हर्षवर्धन को हराया था। तो हर्षवर्धन को हरा कर परमेश्वर की उपाधि कौन धारण करता है? पुलकेशिन द्वितीय। और इसे दक्षिणारेश्वर कहा जाता था। दक्षिण पथेश्वर की उपाधि कौन धारण करता है? पुलकेशिन द्वितीय। दक्षिण पथेश्वर की उपाधि जो होता है पुलकेशिन द्वितीय धारण करता है। और इसी विजय के बाद और फिर जो होता है पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया जाता है, मार दिया जाता है। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन प्रथम। किस वंश से संबंधित है? पहलव वंश। और वो अटैक करता है पुलकेशिन द्वितीय पर और अटैक करके मार देता है किसको? पुलकेशिन द्वितीय को। और उपाधि धारण करता है वतापी कौन? वतापी पर अधिकार करके। किसका लड़का था? महेंद्र वर्मन प्रथम के। और महेंद्र वर्मन प्रथम एक बार हरा था। किससे हरा था? एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। रवि कृति लिखा है। रवि कृति ने लिखा है। कौन सा? एहोल अभिलेख। वतापी का निर्माण करता किसको बोला जाता था? कृति वर्मन को। और कृति वर्मन किसके बाबू? पुलकेशिन द्वितीय के। मालवा को जीतने के बाद विनयदित्य कौन से उपाधि धारण करता है? विनयदित्य इसी वंश से संबंधित है वतापी में। तो शक लोतर पथनाथ की उपाधि जो होता है
मलबा को जीतने के बाद विनयादित्य धारण करता है। विक्रमादित्य सेकंड के शासन काल में अरबों ने अटैक किया था और विक्रमादित्य के भतीजा बताया गया था पुलकेशी, इसका क्या करता है, सामना करता है और हरा देता है, और इसलिए विक्रमादित्य से अवनिज नाश्रव की उपाधि धारण करता है, उपाधि देता है। विक्रमादित्य की पत्नी, विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी दो गो, विक्रमा बताएगा विक्रमादित्य दो, तो कितनी पत्नियाँ, दो। एक थी लोक महादेवी और एक थी त्रिलोक्य देवी, त्रिलोक्य देवी और एक लोक महादेवी। लोक दोनों में लगा है, लोक दोनों में, ठीक है। लोक महादेवी और त्रिलोक्य देवी। विरूपाक्ष मंदिर जो होता है उसकी निर्माण जो होती है लोक देवी करती है, लोक महादेवी, और त्रिलोक्य देवी जो होती है त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करती है। इस वंश का अंतिम बोला जाएगा राजा कौन था, तो कीर्तिवर्मन द्वितीय। वतापी के चालुक्य के अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय। और स्टार्टिंग जय सिंह, हाँ। और बेंगी में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, संस्थापक बोल देना है, तो विष्णुवर्धन। संस्थापक कौन हो जाएगा, संस्थापक हमारा विष्णुवर्धन। और राजधानी क्या हो जाएगी इसकी, बेंगी, जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और इसके प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय और इसके सेनापति पंडरान। विजयादित्य तृतीय था इसका सेनापति। और ये चालुक्य वंश हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। तो इसके बाद हम राष्ट्रकूट वंश को देखेंगे। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन सा हो जाएगा, दंतिदुर्ग, ठीक है। तो राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन हो जाएगा, दंतिदुर्ग। और याद रखिएगा कब हुआ था, तो 257 752 752, पीछे से याद रखिए 257 752 में राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन करता है, दंतिदुर्ग। स्टार्टिंग में बताया गया था ये जो था किसके अधीन थे, चालुक्यों के अधीन थे, ठीक ना। एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण जो होता है कौन करता है, बताया गया था स्टार्टिंग में कृष्ण प्रथम करता है। और ध्रुव राष्ट्रकूट का ऐसा पहला शासक था जिसने क्या किया था, कनौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। और बार बार बताया गया त्रिपक्षीय युद्ध जो था किस किस वंश से रिलेटेड है, राष्ट्रकूट, राजकूट नहीं, कौन सा, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार और पाल वंश। ये जो था उस समय 3 गो डायनेस्टी जो था भारत में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था और कनौज पर अधिकार करने के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पर चला रहे थे। और इसी को बोला जाता है त्रिपक्षीय युद्ध, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार और पाल वंश, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है राष्ट्रकूट से स्टार्टिंग में कौन भाग लेता है, ध्रुव प्रथम, किस पर अधिकार करने के लिए, कनौज पर। वहीं कनौज जहाँ पर ग्रह वर्मा को मारा गया था और राजश्री को बंदी बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पर ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव को क्या बोला जाता है, धारावर्ष। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। गोविंद तृतीय जो होता है यहाँ पर इस राष्ट्रकूट वंश के काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है और ये भाग लेता है। और चक्रा युद्ध जिसको बोलते हैं, और उसके संरक्षक जो थे धर्मपाल, पाल वंश से रिलेटेड धर्मपाल और प्रतिहार के नागभट्ट द्वितीय, इन दोनों को एक ही बार में क्या कर देता है, हरा देता है। कौन, गोविंद तृतीय। पल्लव, पांडव, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने क्या किया था, नष्ट किया था। तो काफ़ी ज़्यादा क्या था, शक्तिशाली शासक था गोविंद तृतीय। तीनों राजवंश पल्लव, पांडव और केरल के चेर और गंग, है ना, गंग शासक का भी आगे पढ़ोगे, गंग वंश, तो इनको क्या किया था, नष्ट किया था। अमोघ वर्मा जो था किस धर्म को मानने वाला था, जैन धर्म को। किस धर्म को, जैन धर्म को। उसने कन्नड़ में कौन सा, कवि राजमार्ग, अमोघ वर्षा क्या करता है, कवि राजमार्ग की रचना करता है।
यादि पुराण की रचना व त्रिषष्टि लक्षण महापुराण की रचना जिनसन करता है। जीन से यादि पुराण और त्रिशष्ट लक्षण और महापुराण, त्रिशष्ट लक्षण महापुराण की रचना और यादि पुराण की रचना जिनसन। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य। गणित सार संग्रह के लेखक कौन हो जाएंगे? महावीराचार्य। अमोघ वृत्ति के लेखक सत्याना। अमोघ वृत्ति के लेखक सत्याना। और किससे? अमोघ वर्मा से संबंधित होगा अमोघ वृत्ति। हाँ, और अमोघ वर्षा अंत में जो होता है, अमोघ वर्षा अंत में किस नदी के? तुंगभद्रा नदी के जल में समाधि लेकर अपना प्राण त्याग कर देता है। एक और शासक के बारे में कल पढ़े थे आप लोग, गंगा और यमुना नदी के संगम पर ये होता है, प्राण की आहुति दे देता है अपना। कौन था? चलिए, अल मसूदी एक होता है। कौन? अल मसूदी। ये जो होता है किसके दरबार में आता है? इंद्र के दरबार में। इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के दरबार में आता है। कौन सा? अल मसूदी। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों का भारत के क्या कहा था? सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। भारत के शासकों को सर्वश्रेष्ठ शासक किसने कहा था? अल मसूदी। राष्ट्रकूट वध का अंतिम कौन था शासक? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय क्या था? राष्ट्रकूट का अंतिम महान शासक। और इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के राज कवि पोन रहते थे। पोन रन त्रिरत्न पढ़े थे ना कन्नड़ के, तो पोन किसके दरबार में? कृष्ण तृतीय के। और अंतिम महान शक्तिशाली शासक किस वंश के? संस्थापक गद्दीदुर्ग। कल्याणी के चालुक्य तैलप सेकंड जो होता है 973 में हराकर और चालुक्य राष्ट्रकूट पर क्या करता है? अपना अधिकार कर लेता है। और कल्याणी के चालुक्य के नींव डालती है। राष्ट्रकूट को हराकर कल्याणी के चालुक्य वंश आता है। कल्याणी के चालुक्य पढ़े ना अभी? संस्थापक कौन था? तैलप सेकंड। कल्याणी के एलोरा बताया गया कि एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र में है और राष्ट्रकूट के समय में इसका विकास हुआ है। और एलोरा में बताया गया कितनी गुफा? 34 वो शैलकृत गुफा है, जिसमें 1 से 12 तक किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। इसके बाद हिंदू धर्म से 13 से 29 तक हिंदू धर्म और 30 से 34 तक जैन जैन धर्म से रिलेटेड है। गुफा नंबर 10 जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। विश्वकर्मा गुफा इसे कहा जाता है, ठीक है ना? इसमें चैत्य इसी तरीके से गौतम बुद्ध के बारे में दिखाया गया है। वहाँ 2 मंजिला और 3 मंजिला गुफाएं भी है, जिसे 2 थल और 3 थल का नाम दिया गया है। और 15वां में क्या है? भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में दिखाया गया है। 15वां नंबर गुफा भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को दिखाया गया। और 16वां गुफा कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट यहाँ पर अब या बाद में हम लोग देखते हैं, राष्ट्रकूट के बाद यादव वंश देखे थे। तो यादव वंश के संस्थापक भीलम पंचम, भीलम 5 क्या हो जाएगा? यादव वंश के संस्थापक हो जाएगा। फिर इसके बाद इसकी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। राजधानी क्या थी? राजधानी देवगिरी। इस वंश का प्रतापी सिंधड़। शासक कौन था? सिंधड़। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? रामचंद्र। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र। और ये इसको किसने हराया था? तो अलाउद्दीन के सेनापति जो था मलिक काफूर। बताया गया कि मलिक काफूर जो था एक ट्रांसजेंडर था, ना किन्नर था, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था ये भी। और ये क्या करता है? रामचंद्र को हरा देता है। रामचंद्र इसको सामने आत्मसमर्पण कर देता है। संगीत शास्त्री सारंग देव राजा सिंधन के दरबार में रहते थे, जिन्होंने संगीत का रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना किया था। संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? सारंग देव। सारंग संगीत से रिलेटेड है, तो सारंग देव जो होता है क्या करते हैं? बोलो। संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना करते हैं।
फिर उसके बाद हमारा आता है होयसाल वंश। होयसाल वंश के तो हाँ विष्णुवर्धन। होयसाल वंश के विष्णुवर्धन। चलो कि बेंगी वंश के बेंगी वंश के विष्णु। विष्णुवर्धन। दोनों एक ही नहीं है, अलग अलग थी ना। होयसाल वंश यादव वंश की क्या थी, एक ब्रांच थी। चीना के सौ मंदिर का निर्माण जो होता है कौन करता है, विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन ही 1117 1117 में करता है। होयसाल वंश का अंतिम शासक वीर बलाल तृतीय। तृतीय। वीर बलाल तृतीय। तृतीय था, जिसे कौन हराया था, मलिक काफूर। मलिक काफूर जो था किसका सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। मध्य भारत का इतिहास जब पढ़िएगा तो उसमें खिलजी वंश को देखना है, तो अलाउद्दीन खिलजी। एक मूवी भी आई है रणवीर सिंह की, उसको देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी वाला। फिर इसके बाद जो होता है होयसला की राजधानी जो होती है कहाँ थी, द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र। फिर इसके बाद हमारा आता है कदम वंश। इसका संस्थापक कौन होता है, मयूर शर्मन। संस्थापक कौन होता है, मयूर शर्मन। राजधानी कहाँ थी, बनवासी। तो वन में कदम के पेड़ उगल बा, याद रखिए। तो वन में क्या हुआ है, कदम का पेड़। और उस पेड़ के नीचे कौन कर रहा है, मोर नाच रहा है। कदम के पेड़ के नीचे मोर नाच रहा है, शर्मा रहा है। तो मयूर शर्मन संस्थापक, मयूर शर्मन संस्थापक। और राजधानी वनवासी। गंगवंश के ब्रजहस्त पंचम। ब्रजहस्त पंचम था गंगवंश के संस्थापक। अभिलेखों के अनुसार गंगवंश प्रथम के शासक कोंकणी वर्मा था। कौन था, कोंकणी वर्मा। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुलार थी, जो बाद में कहाँ पर, तलकाड हो गई थी। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाले गंग शासक कौन था, माधव प्रथम। काकतीय वंश का, इसके बाद काकतीय वंश आता है। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम। राजधानी नलगोंडा, हैदराबाद में छोटा सा राज्य थी। और इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा की बात करें तो गणपति। काकतीय में शक्तिशाली गणपति। और इसका बेटी होती है कि बेटा होता है, बेटी। कौन सा, रुद्रमा देवी। लेकिन बेटी को बताया जाता है कि महिलाओं को शासन नहीं बनाया जाता, शासन उसके हाथों में नहीं सौंपा दिया जाता था। तो उसको नाम बदल कर क्या किया गया, रुद्रदेव। और ये जो था 35 साल तक शासन करती है रुद्रदेव। एक महिला पुरुष के रूप में 35 साल तक शासन करती है, जो सब सिखाया जाता है। रुद्रमा देवी मूवी देखिएगा अल्लू अर्जुन का, तो उसमें दिखाया गया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थापित कर दी थी। गणपति ने राजधानी कहाँ पर, वारंगल में। अंतिम सम्राट बोला जाएगा तो प्रताप रुद्र। कौन सा, प्रताप रुद्र हो जाएगा। अब सीमावर्तीय राजवंशीय है, ठीक है। सीमावर्तीय राजवंशों का पाल वंश, सेन वंश। कश्मीर के राजवंश देखिएगा, गुर्जर प्रतिहार, यह राजपूत शासक गुर्जर प्रतिहार, गढ़वाल, चामान, परमार, चंदेल और सोलंकी के। आज देख लिया जाए। चलिए इसको इतना रिवीजन कीजिएगा। काकतीय वंश तक, वाकाटक से कहाँ पर हम लोग आए हैं, काकतीय वंश तक, यू नो। और इस तरीके से वीडियो देखिए, रिवीजन देखिए। और कल हम लोग सीमावर्तीय राजवंशों का अबुदय के बारे में इसको भी रिवीजन करेंगे, पाल वंश से लेके और यहाँ तक, कहाँ पर, सिसोदिया वंश तक। पाल वंश से लेके सिसोदिया वंश तक हम लोग कल जो है रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग ट्यूसडे से जो है आगे स्टार्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा खाली पढ़ लेना से ना हो जाएगी, पीछे से देखते भी रहो अच्छी तरीके से। रिवीजन में आधा अधूरा याद है, कंप्लीट रिवीजन भी नहीं याद है। कितना हुआ टाइम इसमें, ठीक है। तो अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए। राष्ट्रकूट के बताओ संस्थापक कौन थे, राष्ट्रकूट के संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, कहाँ कर जाओ लग जाए।
प्रसाद चले जा। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? मितक्षरा किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर किसके दरबार में? विक्रमादित्य सिक्स के विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में कौन कौन से? बिल्हण और विघ्नेश्वर। बिल्हण कौन सा बुक लिखता है? विक्रमादेव चरित्र। विक्रमादित्य अभी कितने हुए हैं? 14 गो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक उपाधि थी, और विक्रमादित्य फर्स्ट जो था, विक्रमादित्य फर्स्ट जो था वह शकों को हराया था, और इसलिए उसका विक्रमादित्य नाम दिया गया। और वहीं से विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विक्रम संवत कब से? 57 ईस्वी के 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व। और शक कब से? कनिष्क के शासन काल में, और 78 ईस्वी में। कनिष्क जब राज शासन अपना संभाल रहा था तब। और कनिष्क एक ऐसा शासक था जिसने रेशम मार्ग पर पूरी तरीके से कंट्रोल किया था। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। ठीक है। इसके बाद विक्रमादित्य क्या हो गया? कुषाण वंश के अंतिम शासक देव वासुदेव। वासुदेव, और वासुदेव अंतिम हो जाएगा। और वासुदेव किसके संस्थापक हो जाएगा? किस वंश के? कण्व वंश के। बेंगी के चलु के संस्थापक? बेंगी के विष्णु। और एक और वंश के संस्थापक? भोसले वंश। होयसाल वंश के। होयसाल वंश किसका यादव वंश एक शाखा थी। ठीक है। यथा सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य के बारे में बात की जाएगी तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय की लड़की कौन थी? प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त किस वंश से? गुप्त वंश में शासन कर रही थी। वाकाटक में शासन कर रही थी। और इसका 2 लड़का था, कौन कौन सा? दामोदर सेन, दिवाकर सेन। दामोदर सेन और दिवाकर सेन। और इसके हस्बैंड का नाम? प्रभावती गुप्त के रुद्रसेन द्वितीय। वाकाटक के संस्थापक बोला जाएगा तो विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम के बाद जो होता है हमारा वाकाटक राजवंश 2 भागों में डिवाइड था, प्रधान और द्वितीय शाखा। प्रधान शाखा के संस्थापक हो रहेगा हमारा रुद्रसेन प्रथम। और वहीं वासीय शाखा की बोला जाएगा तो सर्वसेन। किसका लड़का? फिर इसके बाद विंध्य शक्ति द्वितीय आता है। ठीक है। जाता पुलकेशिन द्वितीय जो था, कौन कौन सा बुक लिखा था? हर्षवर्धन कौन कौन सा लिखा था? कदम्बर नहीं आएगा, भारत थापल है नो। हर्षवर्धन, रत्नावली, प्रियदर्शनी, नागनंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नगानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नगानंद। 3 गो बुक जो है हर्षवर्धन लिखता है, लेकिन बोला जाता है कि हर्षवर्धन ने नहीं लिखा था, भावक से लिखवाया था पुरस्कार देकर। ठीक है। और हर्षवर्धन काफ़ी ज़्यादा क्या था? शक्तिशाली राजा हो जाता है। और हर्षवर्धन के बाद जो होता है हमारा पुष्यभूति वंश जो होता है नष्ट होता है, खत्म हो जाता है। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय। किस वंश से? चालुक्य के वातापी से रिलेटेड है। पुलकेशिन द्वितीय के पिता कीर्ति वर्मन। क्या किया था इन्होंने? वातापी के निर्माण करता वातापी के निर्माण करता कीर्ति वर्मन हो जाएंगे। और पुलकेशिन द्वितीय भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था उधर। पुलकेशिन द्वितीय किसको हरा देता है? महेंद्र वर्मन प्रथम के दक्षिण हरा को इसके दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लेता है। महेंद्र वर्मन प्रथम किस वंश से?
पल्लव से। हाँ और महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद इसका बेटा आता है कि हमरा दिलबू चमरा बाबू के कौन सा, ये जो होता है पुलकेशिन द्वितीय पर अटैक करके उसको मार देता है और एक उपाधि धारण करता है, क्योंकि वातापी का ही राजा था कौन, पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय हराता है हर्षवर्धन को। और यहाँ पर ये पुलकेशिन द्वितीय को कौन से उपाधि धारण किया था, दक्षिण पथेश्वर की उपाधि। बहुत समझ में। कल बताया गया था तराइन का युद्ध, कब हुआ था तराइन का युद्ध, कौन कौन सा, 1194 में एगो युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध 1194, किसके किसके बीच, कौन चंद्र के, पृथ्वीराज और चंद्र जयचंद्र के। ठीक है। और किसके किसके बीच हुआ था तराइन का, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच। पहला में कौन जीता था, पहला में पृथ्वीराज और दूसरका में मोहम्मद गोरी। आ रहा है समझ में। तल्कोपियम किसने लिखा था, तल्कोपियर ने लिखा था। और ये तमिल व्याकरण है। संगम काल पढ़ रहे थे तो उसमें था ना, अरे संगम में नहीं था, दो गो संगम, 3 गो हुआ था कि 2 गो हुआ था, 3 गो हुआ था। कब कब, 4444 साल पहले, 1850 में। पहलका के अध्यक्ष कौन थे, अगस्त ऋषि। सेकंड के अगस्त ऋषि और तल्कोपियर। और थर्ड जो था उसके नकीर। आज समझ में। चोल चेर पांडव में शक्तिशाली कौन था, चोल में रहे काला काली। चोल शक्तिशाली राजवंश था, ठीक है। और शिल्पाधिकारम क्या था, पायलों की कथा या पायलों की गीत। और शिल्पाधिकारम में किसका किसका जिक्र किया गया था, कर्णगी, कुवलन और माधवी क्या थी, एक डांसर थी, नर्तकी थी। और कुवलन एक व्यापारी था, उसकी पत्नी थी कर्णगी। आ रहा है कुछ समझ में, 1 घंटा हो गया। फिर समझ में। इसके बाद हम लोग जैन धर्म के 2 गो पढ़े थे सम्मेलन। बौद्ध धर्म के 4 गो था, बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया, बौद्ध धर्म के 4 गो सम्मेलन जो ट्रिक से बता दिया गया उसका, ठीक ना। 4 गो सम्मेलन हुआ था बौद्ध धर्म के। जैन धर्म का कितना हुआ था, 2 गो। कौन कौन सा, 300 ईस्वी में, 512 में। हाँ, 300 में या 512 में। 300 वाला कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। उसकी अध्यक्षता किसने किया था, स्थूलभद्र बताया गया था ना। स्थूलभद्र यहाँ पर स्थिर थे और भद्र बाबू कर्नाटक की तरफ चले गए थे। किसको लेकर गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो फर्स्ट जो थे स्थूलभद्र, जैन साहित्य के जो सम्मेलन हुआ था प्रथम स्थूलभद्र। और सेकंड जो हुआ था कब हुआ था, 512 में। सेकंड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, क्षमा श्रवण। और ये पहलका जो हुआ था ईसा पूर्व में हुआ था, और सेकंड जो हुआ था ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ईस्वी और ईसा पूर्व बताएगा ना डिफरेंस। ईस्वी पीछे चला जाता है, ईसा पूर्व पीछे की तरफ चला जाता है, ईस्वी आगे की तरफ आता है। समझ में। बोलो, बायोलॉजी छूट रहा है तो सिर्फ हम लोग हिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री से आजकल क्वेश्चन इतना बन नहीं रहा है।
तो मध्यकालीन स्टार्ट किया जाए कि और कोई दूसरा सब्जेक्ट किया जाए? स्टार्ट ही किया जाएगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब पढ़ा जाएगा मध्यकालीन को। ठीक है, एक एक पेज देखा जाएगा, क्योंकि इतिहास कंप्लीट कर ही लेंगे। फिर इसके बाद बायोलॉजी जो है उसको ज़्यादा ध्यान देंगे। अब बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान होगा, इस पर थोड़ा कम होगा, क्योंकि क्वेश्चन आजकल बन रहा है साइंस से अधिकतर। हिस्ट्री को थोड़ा बहुत सारा कम कर दिया है। तो साइंस जो था उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक? कोशिका विभाजन पढ़ना था। इसके पहले सब पढ़ चुके थे कि कोशिका में जितने भी था, लाइसोसोम वो था, न्यूक्लियस था, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या के थैली। आत्महत्या की थैली बोलते हैं। और सेल का ब्रेन किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को। साइटोप्लाज्म किसे कहा जाता है? कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर जो द्रव होता है कोशिका द्रव, केंद्रक के द्रव को छोड़ के, और केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसे न्यूक्लियस लिक्विड या न्यूक्लियस द्रव कहा जाता है। और इन दोनों को मिला दिए तो उसको बोलते हैं जीव द्रव। जीव द्रव की खोज पुरकिंजे ने किया था, सब भुला गया है, पुरकिंजे ने किया था। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? शक्ति गृह। माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र के द्वारा ही एटीपी का निर्माण होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और 38 एटीपी का निर्माण होता है। बताया गया है कि जब हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं तो पहले श्वसन नाक, फिर इधर नो जो होता है विंड पाइप, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वुलाई, और यहाँ से जो होता है हीमोग्लोबिन पकड़ के लेके जाता है, ग्लूकोज का हमारा विखंडन होता है, एटीपी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल का निर्माण होता है। और एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण जो होता है, जो एटीपी का हमारा निर्माण होता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसीलिए इसे ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, ऊर्जा का घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। हो गया? तब जो है बायोलॉजी को भी अच्छी तरीक़े से पढ़ना है। और अब जो होगा लुसेंट का एक ऑब्जेक्टिव आता है, उसका चैनल पर ही करवा दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक ना? एंशिएंट हिस्ट्री हो गया है, तो एंशिएंट हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसका ऑब्जेक्टिव जो होगा धीरे धीरे स्टार्ट किया जाएगा। उस चैनल पर बने रहिएगा, सब करवा दिया जाएगा, वीडियो देख के आइएगा। ठीक ना? थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव से सारा क्वेश्चन यही रहेगा।